बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 16 स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग को स्टार्ट करेंगे। इससे पिछला जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस एस्टिमेशन को पढ़ा था। एक था हम लोगों के पास एस्टिमेशन और दूसरा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन का फुल टॉपिक हमने पढ़ लिया जिसमें हम लोगों के पास मेन था कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसमें हम लोगों ने टेस्ट करना है हाइपोथेसिस को। ठीक है, अब हाइपोथेसिस हम लोगों के पास क्या चीज़ है, यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब है, टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने उसको टेस्ट करना है। ठीक है, और हाइपोथेसिस का मतलब है आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, क्वेश्चन में गिवन होती है, इंफॉर्मेशन होती है, आपने उसके ऊपर प्रोसीजर अप्लाई करना होता है और वो पूरे प्रोसीजर को सॉल्व करते हुए आपने ये बताना होता है कि ये एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अगर तो वो स्टेटमेंट जो आपको गिवन है इंफॉर्मेशन की, अगर वो एक्सेप्ट होती है तो आप कह देंगे कि ये हाइपोथेसिस जो है हम लोगों के पास वो एक्सेप्ट हो रहा है। और अगर वो स्टेटमेंट आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन की है और अगर वो रिजेक्ट हो जाएगी तो आप कह देंगे कि ये हम लोगों के पास हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। अब हम लोगों के पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बेसिकली डेफिनेशन क्या है? It is a procedure which enables us to decide on the basis of information obtained from sample data whether to accept or reject a statement or an assumptions about the value of a population parameter. It is a procedure, ये हमारे पास एक procedure है which enables us to decide on the basis of the information कि आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पास गिवन डाटा होता है एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, आपने उस प्रोसीजर की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना होता है ऑब्टेन फ्रॉम सैम्पल डेटा। उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने वहाँ पर सैम्पल डेटा की वैल्यूज़ को पिक करना होता है और आपने ये बताना होता है वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ स्टेटमेंट और एन एजम्पशंस अबाउट द वैल्यू फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर कि आपके पास ये जो पैरामीटर पॉपुलेशन पैरामीटर की जो वैल्यूज़ आएंगी वो एक्सेप्ट होंगी या रिजेक्ट होंगी। यानी कि आपके पास एक पूरा प्रोसीजर होता है, इन्फॉर्मेशन गिवन होती है सैम्पल की, आपने उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्रोसीजर अप्लाई करते हुए ये बताना है कि वो स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है पॉपुलेशन पैरामीटर की। ठीक है, तो ये है हम लोगों के पास बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हम लोगों के पास फर्दर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की 2 कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 इज़ नल एंड हाइपोथेसिस एंड सेकंड 1 इज़ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये वो नाम है जो कि हम बहुत हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये नाम यूज़ करेंगे। नल हाइपोथेसिस की हम लोगों के पास डेफिनेशन है, नल के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ज़ीरो यानी कि एम्प्टी, और अल्टरनेटिव का मतलब है कि इसी नल हाइपोथेसिस का अल्टरनेट यानी कि ऑपोजिट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस की हम लोगों के पास डेफिनेशन है, अ नल हाइपोथेसिस इज़ डिनोटेड बाय एच नॉट। हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होता है जो कि हम इस प्रोसीजर इस पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे, नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से डिनोट करेंगे। It is any hypothesis which is to be tested for possible rejection under assumptions that it is true. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इन दोनों हाइपोथेसिस की डेफिनेशन में ही आपके पास ऑपोजिट हो रही हैं चीज़ें, यानी कि नल हाइपोथेसिस को हम कहते हैं एच नॉट। अगर आपके पास एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑपोजिट अल्टरनेट यानी कि एच अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम H1 कहेंगे वो आपके पास हो जाएगा रिजेक्ट। अगर आपके पास ये पूरा जो हाइपोथेसिस है वो बेस करता है एच नॉट के ऊपर, क्योंकि एच नॉट मेन है, क्योंकि दूसरा तो इसका अल्टरनेट है, तो इसलिए जो नल हाइपोथेसिस है जिसको हम एच नॉट कहते हैं वो मेन हम लोगों के पास हाइपोथेसिस है, जिसके अकॉर्डिंग हम पूरे हाइपोथेसिस को लेकर चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जो दूसरा है वो अल्टरनेट है, वो इसी का अल्टरनेट है कि जो ये होगा उसी का ऑपोजिट ये आ जाएगा। तो ये इतना प्रेफरेबल नहीं है जितना ये है। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा होगा ये वाला हम लोगों के पास रिजेक्ट हो जाएगा। ये दोनों डेफिनेशन जो हैं ये आपस में ऑपोजिट हैं, रिलेट कर रही हैं एक दूसरे से। इस डेफिनेशन में भी यही है, इट इज़ एनी हाइपोथेसिस विच इज़ टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर अजम्पशन दैट इज़ ट्रू। क्या आप एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, अगर आपके पास एच नॉट जो है इन केस अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरी स्टेटमेंट है H1 की वो आपके पास ट्रू हो जाएगी।
और अगर इन केस जो आपके पास नल हाइपोथेसिस है वो इन केस अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो अपोजिट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 है वो हो जाएगा रिजेक्ट। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के हम लोगों के पास डेफिनेशन है, एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एनी अदर हाइपोथेसिस विच इज एक्सेप्ट व्हेन नल हाइपोथेसिस H0 इज रिजेक्टेड। H0 आपके पास तब एक्सेप्ट, H1 जो है वो अगर एक्सेप्ट होता है तो उसका मतलब ये है कि H0 जो है वो रिजेक्ट हो गया, और इसको हम डिनोट करते हैं H1 से। अब यहाँ पर ये दोनों डेफिनेशंस एक दूसरे को इंटरचेंज कर रही हैं कि अगर H1 जो है H0 जो है अगर वो एक्सेप्ट होगा तो H1 रिजेक्ट हो जाएगा, अगर H0 जो है वो रिजेक्ट होगा तो H1 एक्सेप्ट हो जाएगा। और इन दोनों डेफिनेशंस में यही बात बताई गई है। नल हाइपोथेसिस को H0 कहेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 कहेंगे, और यही H0 और H1 हम पूरे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हम लोगों के पास सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस में क्या फ़र्क है, अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सिंपल का आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल, कंपोजिट का आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, अब सिंपल का मतलब है कि आपने सिंपल हाइपोथेसिस को यूज़ करना है। इसकी डेफिनेशन है, अ सिंपल हाइपोथेसिस इज़ वन इन विच ऑल पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये है कि इस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास गिवन होंगी, जो भी आप पैरामीटर आप डिफाइन करेंगे वो आपके पास स्पेसिफाइड होगा, यानी कि एक ही साइन के अकॉर्डिंग होगा। वेयर कंपोजिट हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है, आई हाइपोथेसिस विच इज़ नॉट सिंपल। ये वो हाइपोथेसिस है जो कि सिंपल नहीं है। दैट इज़ इन विच नॉट ऑल द पैरामीटर आर स्पेसिफाइड। इसमें वो जो पैरामीटर आपको गिवन होता है वो स्पेसिफाइड नहीं होता, वो आपको एक साइन के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो उसको हम कंपोजिट हाइपोथेसिस कहेंगे। अब इन दोनों की एग्जांपल ये है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ सिंपल हाइपोथेसिस की सिंपल हाइपोथेसिस की एग्जांपल। आपके पास हाइपोथेसिस में H0, ये हम लोग हाइपोथेसिस आगे फर्दर यूज़ करेंगे, उसमें आपके पास H0 होता है। उसका पैरामीटर हम लोग मोस्टली जो यूज़ करते हैं, मीन का अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो म्यू होता है। इसका साइन आता है इक्वल का। ठीक है, जो H1 का साइन आता है वो इसी का अल्टरनेट होता है। अगर ये इक्वल है तो ये आ जाता है नॉट इक्वल। ठीक है, ये आपके पास जो एग्जाम्पल बनी है ये बनी है सिंपल की। ये मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ कि ये सिंपल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है। ये आपके पास सिंपल हाइपोथेसिस की एग्जांपल है कि अगर आपके पास H0 जो है उसके साइन पे आपने ध्यान देना है। बेसिकली मकसद हम लोगों का साइन है। अगर ये इक्वल है तो ये नॉट इक्वल है। ठीक है, तो ये सिंपल हाइपोथेसिस की एग्जांपल है। ठीक है, ये सिंपल है, H0 का इक्वल है और ये नॉट इक्वल है। अब हमने देखना है कि कंपोजिट हाइपोथेसिस कैसा होता है। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास इस कंपोजिट एक हाइपोथेसिस की एग्जांपल क्या है। कंपोजिट हाइपोथेसिस की एग्जांपल ये है कि अगर हम लोगों के पास H0 जो है वो उसमें इक्वल था, और यहाँ पर हम लोगों के पास जो आता है वो आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और नेक्स्ट जो H1 है वो आता है सिंपल लेस देन 0। ठीक है, और दूसरा हम लोगों के पास एक केस आता है हाइपोथेसिस में, ये ग्रेटर देन के साइन के साथ था, ये एक आएगा लेस देन के साइन के अकॉर्डिंग, और H1 जो है वो आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर जो साइन है हम लोगों के पास, वो हम लोगों के पास इक्वल के अलावा यहाँ ग्रेटर आ रहा है और यहाँ पर इक्वल के अलावा लेस आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम लोगों के पास जो पैरामीटर है वो स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि एक साइन नहीं है, एक से ज़्यादा पैरामीटर्स के साथ साइंस आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं कंपोजिट हाइपोथेसिस। और यही हाइपोथेसिस जो हैं, यही तीन हाइपोथेसिस, एक सिंपल का और दो ये कंपोजिट हाइपोथेसिस, यही हम फर्दर एग्जांपल्स में आगे जो हम लोगों के पास गिवन इन्फॉर्मेशन होंगी हम उसमें यूज़ करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम ज़ीरो यूज़ करें, अगर हमें म्यू की कोई वैल्यू दी गई होगी तो हम वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर ज़ीरो समझाया है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने समझनी है कि अगर आपके पास इक्वल होगा और नॉट इक्वल होगा तो वो सिंपल हाइपोथेसिस कहलाएगा। और अगर आपके पास इस तरह के साइंस गिवन होंगे, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो इसका अल्टरनेट लेस आ जाएगा, अगर ये लेस देन इक्वल्स टू है तो इसका अल्टरनेट ग्रेटर आ जाएगा।
तो ये साइंस जो है इनको आपने यूज़ करना है। इस तरह के जो साइंस वाले क्वेश्चन आएंगे, इस एग्जांपल को हम कहेंगे कि ये कंपोजिट हाइपोथेसिस की क्वेश्चन है, ये कंपोजिट हाइपोथेसिस की एग्जांपल है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक होगा, यानी कि कोई आपको सैम्पल के अकॉर्डिंग गिवन इन्फॉर्मेशन होगी और आपने उसके ऊपर टेस्ट करना होगा। अब यहाँ पर यही चीज़ हमें गिवन है, अ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स विच प्रोवाइड अ बेसिक फॉर टेस्टिंग अ नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। कि आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन होंगी उसके अकॉर्डिंग आपके पास फार्मूला गिवन होगा, आपने उसको यूज़ करते हुए उसको टेस्ट करना है, तो वो आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हम लोगों के पास एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन के नाम से ही हमें पता लग गया है कि एक्सेप्टेंस रीजन का मतलब है कि वो एरिया, वो रीजन जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे, और रिजेक्शन रीजन के नाम से हमें पता लग गया है कि वो एरिया, वो रीजन जिसको हम रिजेक्ट करेंगे। अब हम लोगों के पास इसकी एक्सप्लेनेशन है, अ पॉसिबल वैल्यूज़ which are test statistics can be divided into two groups। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के ही ये एरिया वैल्यूज़ हैं जिस एरिया को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के ही वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास टू कैटेगरीज आएंगे, टू ग्रुप्स आएंगे। पहला ग्रुप वो है वन ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ वैल्यूज़ विच अपीयर टू बी कंसिस्टेंट विद नल हाइपोथेसिस। पहला हम लोगों के पास ग्रुप वो है जिसमें हम लोगों के पास जो नल हाइपोथेसिस होगा उसका हम लोगों के पास कंसिस्टेंट, यानी कि एक ही रीजन आ रहा होगा, वो हम लोगों के पास फर्स्ट ग्रुप कहलाएगा। अदर हैविंग वैल्यूज़ विच आर अनलाइकली टू अकर इफ एच नॉट इज़ ट्रू, द फर्स्ट ग्रुप इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीजन एंड द सेकेंड ऑफ सेट ऑफ इज़ कॉल्ड रिजेक्शन रीजन। जो फर्स्ट हम लोगों के पास ग्रुप है वो हम लोगों के पास नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक एरिया आ रहा होगा, सब वैल्यूज़ उसी में लाई कर रही होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, तो उसको हम कहेंगे एक्सेप्टेंस रीजन। जबकि जो अदर ग्रुप है उसमें हम लोगों के पास अगर एच नॉट ट्रू है तो हम लोगों के पास वो वैल्यू अनलाइकली है, यानी कि एच नॉट की वैल्यू जो है वो लाई नहीं कर रही होगी, उसके हम लोगों के पास दो एरियाज़ आएंगे जिसको हम रिजेक्शन रीजन कहेंगे। द रिजेक्शन रीजन इज आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल रीजन एंड द वैल्यूज विच दैट सेपरेट द क्रिटिकल रीजन फ्रॉम एक्सेप्टेंस रीजन इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। जो आपके पास रिजेक्शन रीजन है उसको आप क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं, और वो वैल्यूज़ जो कि क्रिटिकल रीजन की जो एक्सेप्ट नहीं होने देती तो वो आप उसको कहेंगे क्रिटिकल वैल्यू। यानी कि अगर हम इसका ग्राफ डिस्कस करें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन का, तो वो हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आपके पास जो नॉर्मल का यूज़ होता है इसमें कर्व, ठीक है, इस तरह से ये कर्व है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एग्जाम्पल में जो हमें मिड में आएगा ओरिजिन यानी कि ज़ीरो। अब जो चीज़ इन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है वो ये है कि ये पूरा एरिया जो है इसको हम कहेंगे एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। इस एरिया को हम कहेंगे, इस पूरे एरिया को एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। अब ये पूरा एक ही एरिया है, यानी कि एक वैल्यू यहाँ होगी, एक वैल्यू जो आप एक यहाँ होगी, और दूसरी वैल्यू होगी वो जो आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से आपकी निकलेगी वो इसी रीजन में होगी, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट यानी कि एक ही एरिया में ये वैल्यू आ रही है जिसको हम एक्सेप्टेंस रीजन कहेंगे। अब रिजेक्शन रीजन की जब बात हुई है, रिजेक्शन रीजन में ये होता है फर्स्ट वैल्यू एक आपकी यहाँ आएगी, ठीक है, दूसरी वैल्यू आपके पास यहाँ आ सकती है, ठीक है। अब वो जो आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से वैल्यू जो आप कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे वो वैल्यू आपके पास इस एरिया से बाहर होगी, ठीक है, या तो यहाँ होगी, या तो यहाँ लाई कर रही होगी, या वो वैल्यू यहाँ लाई कर रही होगी जो आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से निकालेंगे, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करके जो वैल्यू निकालेंगे या तो वो वैल्यू यहाँ लाई कर रही होगी या वो यहाँ लाई कर रही होगी। अब जहाँ जब लाई करेगी तो वो भी रिजेक्शन रीजन है, अब यहाँ पर भी जब लाई करेगी वो भी रिजेक्शन रीजन है। तो जो रिजेक्शन रीजन है हम उसको क्रिटिकल रीजन भी कह सकते हैं, और वो वैल्यूज़ यानी कि जो हम लोगों के पास सॉल्व जी का जो भी आंसर आएगा कैलकुलेटेड जो हम सॉल्व करेंगे वो, और टेबुलेटेड जो हम लोग टेबल में से देखेंगे, ठीक है, वो वैल्यू टेबल की जो कि जी को यहाँ पर रिजेक्ट कर देती हैं उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू।
ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे बनते हैं, सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस की कैसे क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ होती है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन क्या चीज़ होती है, और टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होता है। ठीक है, अब टाइप 1 और टाइप 2 एरर की हम लोगों के पास बात आ गई है। टाइप 1 एरर जिसको हम कहेंगे फॉल्स पॉजिटिव, कि एक तरफ तो वो पॉजिटिव भी है लेकिन वो फॉल्स भी है, occurs if an investigator reject a null hypothesis that is actually true in the population. टाइप 1 एरर जिसको हम कहेंगे फॉल्स पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि वो स्टेटमेंट फॉल्स भी है और वो पॉजिटिव भी है। इसका मतलब ये है कि एक इन्वेस्टिगेटर यानी कि जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, वो आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है पॉपुलेशन की वो ट्रू है, लेकिन वो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देता है। इसको हम कहेंगे टाइप 1 एरर, इसलिए इसको हम कहेंगे फॉल्स पॉजिटिव, कि स्टेटमेंट ट्रू भी है लेकिन इन्वेस्टिगेटर ने रिजेक्ट कर दिया है, तो इसको हम कहेंगे टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर की डेफिनेशन है, टाइप 2 एरर जिसको हम कहेंगे फॉल्स नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि वो फॉल्स भी है स्टेटमेंट और वो नेगेटिव भी है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेटर ने रिजेक्ट कर दिया है नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि उसने रिजेक्ट नहीं किया नल हाइपोथेसिस को। यानी कि आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है नल हाइपोथेसिस को अगर रिजेक्ट किया है तो इस केस में उसने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है, जबकि स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है, यानी कि ऑपोजिट हो गया। यहाँ पर रिजेक्ट हुए, यहाँ पर एक्सेप्ट हुए, यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स है, जबकि आपके पास इसको हम कहेंगे टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को हम कहते हैं अल्फ़ा, टाइप 2 एरर को हम कहते हैं बीटा। अब यहाँ पर इसकी एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि अगर आपके पास एक इन्वेस्टिगेटर, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और उन्होंने कहा कि ये आपके पास डाटा है, ये सही डाटा है, लेकिन जब आप वो सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे आप कहेंगे नहीं मेरा तो आंसर ये आ रहा है, मैंने तो इस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दिया है, तो इसको हम कहेंगे टाइप 1 एरर। जबकि टाइप 2 एरर का मतलब ये है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट गलत दी हुई है, ठीक है, और आप उसको सॉल्व करेंगे और आपसे वो क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि नहीं मुझसे तो ये क्वेश्चन सही सॉल्व हो गया है जबकि स्टेटमेंट गलत है, तो उसको हम कहेंगे टाइप 2 एरर। इसी तरह से यहाँ पर उसको और मेथड को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल गिवन किया है। टेबल में आपके पास यहाँ पर है 2 ट्रू सिचुएशंस, कि एक आपके पास आएगा एच नॉट इज़ ट्रू और एक सिचुएशन आएगी एच नॉट इज़ फॉल्स। डिसीजन में आपके पास 2 डिसीजन होंगे। नंबर 1, एक आपके पास एक्सेप्ट होगा एच नॉट और एक होगा रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एच नॉट इज़ ट्रू भी हो और एक्सेप्ट एच नॉट हो, उसका ये है कि आपके पास डिसीजन करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है। जबकि दूसरा ये है कि ये आपका स्टेटमेंट ने कहा है कि आपके पास जो डिसीजन है वो करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन जब आपने सॉल्व किया तो आपने ये डिसीजन निकाला कि नहीं ये डिसीजन गलत है, तो आप कह देंगे टाइप 1 एरर। यानी कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और ये आपकी इन्फॉर्मेशन है कि जब आपने सॉल्व किया आप उसको कह देंगे रॉन्ग। आप कहेंगे कि नहीं स्टेटमेंट सही नहीं है, उसमें एरर है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे टाइप 1 एरर। एच नॉट कब फॉल्स होगा? जब आपको क्वेश्चन कहे कि ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, लेकिन जब आप सॉल्व करें तो आप कहें कि नहीं जो मैंने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये आपकी इन्वेस्टिगेशन है और ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट की इन्वेस्टिगेशन है। तो यही चीज़ मैंने आपको एक टेबल में क्लियर कर दिया है कि ये चीज़ हम फर्दर यूज़ करेंगे आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे। The probability of making a type 1 error is denoted by alpha. टाइप 1 एरर को हम डिनोट करेंगे अल्फ़ा से, एंड दैट ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर इज़ डिनोटेड बाय बीटा, और जो टाइप 2 एरर है उसको हम डिनोट करेंगे बीटा से। अब यही बात जो यहाँ पर लिखी हुई है टेबल में, इन्होंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख दी है कि अल्फ़ा जो है अगर वो टाइप 1 एरर है तो उसका मकसद ये है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, कि आपने कहा कि एच नॉट की स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन आपने जो इन्वेस्टिगेट किया उसमें रिजेक्ट कर दिया। और बीटा कहेंगे हम टाइप 2 एरर को, कि क्वेश्चन ने कहा कि एच नॉट की स्टेटमेंट गलत है, लेकिन आपने जब कहा अपना कंक्लूजन दिया तो उसमें कहा कि नहीं
मैं तो एच नॉट को एक्सेप्ट करूँगा। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख दी है कि स्टेटमेंट कहती है कि एच नॉट इज़ ट्रू, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर स्टेटमेंट कहती है कि स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, लेकिन आपने जब सॉल्व किया तो आप कहते हैं कि नहीं, मेरे पास तो एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है। तो यही चीज़ हमारे पास अल्फ़ा और बीटा कहलाएगा। अब हम इसी सारे टॉपिक, इसी सब डेफिनेशंस को क्लियर करने के लिए हम इस चैप्टर्स की एग्जांपल्स को स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16.1 से। एग्जाम्पल नंबर 16.1 की हमारे पास स्टेटमेंट है, द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट्स लिविंग इन अ स्मॉल टाउन हु आर मैट्रिकुलेट्स इज एस्टिमेटेड टू बी पी इज इक्वल टू 0.3। कि आपके पास एक स्मॉल टाउन जहाँ पर एडल्ट्स की प्रोपोर्शन गिवन है कि कितने लोगों ने मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक का जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर किया है, उसकी रेशियो है p की वैल्यू 0.3। टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस अ रैंडम सैम्पल ऑफ 15 एडल्ट्स इज सिलेक्टेड। उन्होंने जब टेस्ट किया तो उन्होंने सिर्फ 15 एडल्ट्स को सिलेक्ट किया। If the number of matriculates in our sample is anywhere from 2 to 7, we shall accept the null hypothesis that p is equals to 0.3। तो उन्होंने यहाँ पर जो नंबर्स हैं 15, उसमें से इन्होंने ये कहा कि 2 से 7 तक की वैल्यूज़ के आपने जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, जिसमें p की वैल्यू हो 0.3। अदरवाइज वी शैल कंक्लूड दैट p इज़ नॉट इक्वल्स टू 0.3। अदरवाइज यानी कि जो इसका ऑपोजिट हाइपोथेसिस है अल्टरनेटिव, उसमें p इज़ नॉट इक्वल्स टू 0.3 होगा। इवैल्यूएट अल्फ़ा एज्यूमिंग p इज़ इक्वल्स टू 0.3। आपने अल्फ़ा को सॉल्व करना है जिसमें p की वैल्यू 0.3 हो। इवैल्यूएट b फॉर द अल्टरनेटिव, आपने b की वैल्यू को सॉल्व करना है जिसमें अल्टरनेटिव p की वैल्यू 0.2 और 0.4 हो। यानी कि आपने अल्फ़ा को सॉल्व करना है जबकि p की वैल्यू 0.3 हो, और आपने बीटा को सॉल्व करना है जबकि p की वैल्यू 0.2 और 0.4 हो। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16.1 को स्टार्ट करते हैं। अब जब हम लोगों ने यूज़ करना है सबसे पहले अल्फ़ा को सॉल्व करने के लिए। अब अल्फ़ा को सॉल्व करने का मकसद ये है कि हम लोगों के पास ये बनता है प्रोबेबिलिटी टाइप 1 एरर। इसका मतलब ये है कि हमने टाइप 1 एरर सॉल्व करना है। अब इसमें हम लोगों के पास स्टेटमेंट क्या थी कि पहले मैं आपको यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट लिख के देती हूँ कि जो आपके पास गिवन होगी, एच नॉट इज़ ट्रू। यानी कि जो आपको अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है कि उन्होंने कहा हुआ है कि आपने 2 से लेकर 7 तक वैल्यूज़ को यूज़ करना है। अब उन्होंने आपको वो दे दी, अब उन्होंने कहा हुआ है कि आपने यही यूज़ करना है, लेकिन आप क्या कहेंगे, आप उस स्टेटमेंट को कर देंगे रिजेक्ट। इसका मतलब ये है, आप कहेंगे कि नहीं, मैं वैल्यू जो आपने डाटा मुझे गिवन है 2 से 7 मैं वो यूज़ नहीं करूँगा, आप इसको कर देंगे रिजेक्ट। तो इसको हम कहेंगे अल्फ़ा। ये काम अब आपने यहाँ पर करना है। मैंने इजी वर्डिंग में आपको समझा दिया कि उन्होंने आपको क्वेश्चन में कहा है कि 15 एडल्ट्स हैं, यानी कि n की वैल्यू जो है वो है 15, और जब रेशियो आपके पास दी हुई है नल हाइपोथेसिस की, उसका मतलब ये है एच नॉट p इज़ इक्वल्स टू 0.3, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लोगों के पास आ जाएगा p इज़ नॉट इक्वल्स टू 0.3, और n जो है वो 15 आपके पास गिवन है। तो इन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने क्या करना है कि जो 2 से लेकर 7 वैल्यूज़ हैं आपने इसका डाटा निकालना है। तो आप कहेंगे कि नहीं, मैंने इसका डाटा नहीं निकालना, मैं दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो ये है आपके पास बेसिकली अल्फ़ा। तो अब हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों के पास n गिवन है, p गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि हमने इसमें यूज़ करना है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास यहाँ पर लेट सपोज अगर दो टेबल गिवन नहीं है, तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिकली फार्मूला होता है आपने वो यूज़ करना है, जो कि बनेगा NCX P ऑफ x Q n माइनस x। अब इस क्वेश्चन के लिए आपके पास जो n है वो 15 है, p की वैल्यू 0.3 है, q आपने यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। तो q आपके पास निकल आएगा 1 माइनस p करके, यानी कि 1 माइनस 0.3 दैट इज़ q इज़ इक्वल्स टू 0.7, अगर आप इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट सॉल्व करने का मेथड,
कि अगर आपने पेपर में अगर आपने कैलकुलेशन से बचना है या अपना आंसर चेक करना है कि मैंने जो सॉल्व किया वो सही है या नहीं, तो आज मैं आपको डायरेक्ट मेथड सॉल्व करवाना दिखाऊंगी। जो आपके पास स्टैटिस्टिकल टेबल की बुक है, इस बुक के टेबल के एंड में आपके पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास टेबल्स एज इट इज़ सॉल्व्ड गिवन होते हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यूज़ भी गिवन होती हैं। ये वैल्यूज़ जो दी हुई हैं ये पी की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ जो ऊपर गिवन है ये पी की 0.1 से 0.50 तक गिवन है। जो भी आपने यूज़ करनी है आप वो यहाँ से पिक करेंगे, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ गिवन है ये एक्स की हैं, 0 1 0 1 2 0 1 2 3, और ये वाली जो गिवन है ये एन की वैल्यूज़ है। और यहाँ पर भी अगेन ये वैल्यूज़ जो हैं ये एक्स की हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ये भी एक्स की वैल्यूज़ हैं। जहाँ से आपने इजी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो देखना है वो हमारे पास जो एन है, सबसे पहले तो हम एन देखेंगे। हमें एन चाहिए 15 और ये तो 8 तक है, तो इसका मतलब है हम इसका मतलब नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट पेज के अकॉर्डिंग ये 14 है, ठीक है, ये 15 है और ये 16 है। इसका मतलब हमने यूज़ करना है n इज़ इक्वल्स टू 15 वाला केस, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास x है, x नहीं, पहले हम p को देखते हैं, क्योंकि x तो हमने यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है हमने वो वाला नहीं यूज़ करना, हमने तो स्टेटमेंट को रिजेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम p देखते हैं। हमने इस केस में जो p यूज़ करना है वो है 0.3 यानी कि 0.30। तो यहाँ से हम p ये वाला पिक करेंगे। अब उसके बाद हमने यहाँ से बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सी वैल्यूज़ गिवन यूज़ करनी है। अब आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। नंबर 1 मेथड ये है कि जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि 2 से लेकर 7 अगर हम इस स्टेटमेंट को करते हैं रिजेक्ट, तो हम इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कैसे करेंगे। आप इस स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे कि इन्होंने कहा हुआ है 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 7। आपने ये स्टेटमेंट यूज़ करनी है, जबकि आप कहेंगे कि नहीं मैंने ये स्टेटमेंट नहीं यूज़ करनी अकॉर्डिंग टू दिस केस। तो आप फर्स्ट केस ये करेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन 2 प्लस प्लस क्यों, क्योंकि ये h नॉट ट्रू है तो यहाँ पर प्लस, जब h नॉट फॉल्स होगा तब माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो इस प्लस करेंगे। और दूसरा केस ये है 7, तो आप कहेंगे x इज़ ग्रेटर देन 7, ठीक है। ये आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। अब इस x इज़ लेस देन 0 का मतलब है जो वैल्यू आपने यूज़ करनी है वो बनेगी x इज़ इक्वल्स टू 0 एंड 1, और जो यहाँ पर यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है 7 से ग्रेटर। तो वो आ जाएगी प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल्स टू 8 एंड कहाँ तक जाएंगे, n की वैल्यू है 15 तक, तो आप यहाँ पर इसको 15 तक मूव करेंगे, ठीक है। ये 2 मेथड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपने इसको फर्स्ट मेथड है जिसके अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये है मेथड नंबर 1, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। अब ये मेथड नंबर 1 है हम जो सॉल्व करेंगे। अब इस वाले पार्ट को सिर्फ अल्फ़ा को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोगों के पास 2 मेथड्स है, आपको जो इजी लगे आप वो यूज़ करेगा। फर्स्ट मेथड मैं आपको सिखा रही हूँ। अब हमने जो x है वो 0 और 1 यूज़ करना है, ठीक है। तो अब वो वैल्यूज़ जो अब हमने यूज़ करनी है वो यही टेबल जो अभी मैं आपको बता रही थी वो वैल्यूज़ हम यहीं से पिक करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले n 15 चाहिए, p 0.3 चाहिए हमें, और जो वैल्यूज़ है वो 0 और 1 की चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू हम यूज़ करेंगे 0.0047 और 0.0305। ये आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं तो भी यही आएगी, और आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो वो मैं आपको सिखा रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल्स टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल्स टू 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, ठीक है। और जो ये वाला केस है आगे भी मैं मेंशन कर देती हूँ, प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल्स टू 8 प्लस ये भी प्लस ही है, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल्स टू 9 प्लस सो ऑन टू प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल्स टू 15, ये 15 तक जाएगा, ठीक है। अब 0 और 1 के अकॉर्डिंग जो हम लोगों के पास आंसर आया है वो आया है सबसे पहले 0.0047 प्लस 0.0305, ठीक है। ये दोनों आंसर को हम करेंगे यहाँ पर ऐड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 8 से लेकर 15 तक आपने वैल्यू यूज़ करनी है।
तो यहाँ पर 8 से लेकर 15 तक जब आप वैल्यू यूज़ करेंगे तो 8 से हम लोगों के पास जो वैल्यू आ रही है वो है 0.0348, 0.0116, 0.0030, 0.0006, 0.0001, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 0.0001 ही है। ठीक है, तो वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं की हुई, तो इसका मतलब यही है कि वो 0.0001 ही है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से हमने 8 के लिए वैल्यू है हम लोगों के पास 0.0116, ये 9 के लिए वैल्यू है। सबसे पहले 8 के लिए वैल्यू है हम लोगों के पास 0.0348 प्लस नेक्स्ट वैल्यू है 9 के लिए 0.0116, नेक्स्ट 10 के लिए 0.0030 प्लस 0.0006 प्लस 0.0001, इसी तरह प्लस 0.0001 प्लस 0.0001 प्लस 0.0001। ये वैल्यूज़ आपके पास 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये इन सारी वैल्यूज़ की हैं। अब आपने ये वाली वैल्यूज़ को एक दफ़ा ऐड करना है और ये 8 से 15 तक वैल्यूज़ को इन सबको एक दफ़ा ऐड करना है। यहाँ पर 0.0047 और 0.0305 को हमने ऐड किया है क्योंकि पहले हमने सिर्फ इस टर्म को सॉल्व करना है देन इस टर्म को, तो इसका आंसर है 0.0352। और यहाँ पर 8 से लेकर 15 तक को सॉल्व करना है, तो 8 से 15 तक वैल्यूज़ का जो हमारे पास आंसर है वो है 0.0504। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन इक्वल्स प्रोबेबिलिटी 2 इज लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 7 का आंसर आया है 0.0856। यानी कि हमारे पास बेसिकली अल्फ़ा का ये आंसर हम लोगों के पास आ गया है। ये है हम लोगों के पास मेथड नंबर 1, क्योंकि मेथड नंबर 1 में इन्होंने हमें यही कहा हुआ था कि स्टेटमेंट आपको जो दी गई है कि आपने 2 से 7 आपने वो यूज़ करना है, जबकि आपने कहा कि नहीं मैंने इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया, मैं अपने तरीके से इसको सॉल्व करूँगा। तो फर्स्ट मेथड यही था कि आपने 2 को नहीं यूज़ करना और 7 को भी नहीं यूज़ करना, तो यही मेथड है कि x इज़ लेस देन 2 और दूसरा 7 से बड़ा। तो 7 से बड़ा कहाँ तक, जहाँ तक n है 15 तक। ठीक है, तो ये वैल्यू फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड ये है, वो भी हम लोगों के पास इसी तरह से ये मेथड होगा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 7 तक आप वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, लेकिन एंड में जो आंसर आएगा उसमें से आपने 1 में से जो आप 2 से 7 तक यूज़ करेंगे उसमें से 1 में से माइनस कर देना। तो ये भी एक मेथड है कि वही स्टेटमेंट जो उन्होंने आपको गिवन थी आपने वो नहीं यूज़ की, आपने उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो ये एक आपका एडिशनल मेथड होगा जिससे आपने इस स्टेटमेंट को कर दिया है रिजेक्ट। ठीक है, तो अब हमने सेम एज इट इज़ यही बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल यूज़ करना है। 1 माइनस का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस सो ऑन प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल्स टू 7 तक आपने वैल्यूज़ को यूज़ करना है, जिसमें p आपके पास 0.3 है n 15 है और x की वैल्यूज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आपके पास जाएंगी, वो वैरी करेंगी, वो आप टेबल में से वैल्यूज़ 1 बाय 1 देखते जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो आप टेबल यूज़ करेंगे, और अगर आपने सॉल्व करना है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें q 0.7 होगा। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास 0.3 है, p n 15 है और जो वैल्यूज़ हैं वो 2 से लेकर 7 तक के अकॉर्डिंग जो आपके पास बनेंगी वो बनेंगी 0.0916। ये 2 की वैल्यू, ये 3 की, ये 4 की, ये 5 की, ये 6 की और ये 7 की। यहाँ तक आपने ये वैल्यूज़ यूज़ करनी है और ये सारी वैल्यूज़ लिख के आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है और 1 में से माइनस कर देना है, तो ये आपके पास सेकेंड मेथड अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को हमने किया यहाँ पर ऐड, सारी वैल्यूज़ को लिखा। 2 की वैल्यू ये है, 3 के अकॉर्डिंग ये है, 4 के अकॉर्डिंग, 5 के अकॉर्डिंग, 6 के अकॉर्डिंग, 7 के अकॉर्डिंग, सारी वैल्यूज़ को लिख के ऐड किया तो आया 0.9146। ये हम लोगों के पास आंसर आया और 1 में से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हम लोगों के पास अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा 0.0854। अब आपने इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये 0.0854 है और ये 0.0856 है। इतनी वैल्यूज़ का फ़र्क आता है, सिर्फ आपके पास जो पॉइंट्स के बाद फर्स्ट 3 डिजिट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर 0.0856 फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग बनता है
और यहाँ पर सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग अल्फ़ा की वैल्यू है 0.0854। अब आपको इन दोनों मेथड में से जो मेथड इजी लगे आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपका एग्जामिनर जो है वो मेथड रॉन्ग गलत नहीं करेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पर अल्फ़ा सॉल्व किया है, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं बीटा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है बीटा। अब बीटा के लिए हम लोगों के पास जो प्रॉबिलिटी है उसको हम कहेंगे टाइप 2 एरर, जो कि बनती है अगर आपके पास जो स्टेटमेंट है उन्होंने कहा हुआ है कि ये गलत है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं मैं स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करूँगा, मैं वही स्टेटमेंट यूज़ करूँगा जो गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इन्होंने आपको हाइपोथेसिस दिया हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है कि आप बीटा के लिए जो है वो H1 जो है वो P = 0.2 यूज़ करेंगे, जबकि जो H0 है वो 0.3 ही रहेगा। ठीक है, 0.4 के केस में भी जो H0 है वो 0.3 ही रहेगा। यहाँ से हम लोगों को पता लग रहा है कि इन्होंने कहा है कि देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, एक 0.2 है और एक 0.3 है। ठीक है, और N15 है और जो प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है वो है 2 से 7। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं मैंने इसी क्वेश्चन को गलत स्टेटमेंट को ही सॉल्व करना है, कि आपको पता भी है, आपको नज़र भी आ रहा है कि एक P 0.3 है और एक 0.2 है, तो आपने इसी स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस स्टेटमेंट को आप कर देंगे एक्सेप्ट। वो किस तरह से, वो आपके पास अगेन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आप फार्मूला यूज़ करते हैं तो वो बनेगा NCXP of XQ n - x। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर n जो है वो 15 है, x जो है वो 2 से 7 तक बनेगा आपका। जो p है वो अब आप इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे 0.2। ठीक है, क्योंकि जो आपको इन्होंने कहा हुआ था कि बीटा के लिए आपके पास जो p है वो आपने 0.2 यूज़ करना है, अब आप वही बीटा p के लिए यूज़ करेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग आपने निकाल लेना है q, जो कि आ जाएगा 1 - p, यानी कि 1 - 0.2, तो आपके पास q आ जाएगा 0.8। अब आपकी मर्ज़ी है, अब आप डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करना चाहें तो आप वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट करेंगे। N15 आ जाएगा, P 0.2, Q 0.8 और जो X है वो 2 से 7 तक 1 बाय 1 आप वैल्यू को पुट करेंगे। और दूसरा ये है कि आप उसी तरह से अगेन जो डायरेक्ट मैंने मेथड आपको सिखाया है बायनॉमियल का, आप वैल्यूज़ देखें आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो वैल्यूज़ देखनी है उसके अकॉर्डिंग अब हम लोगों ने जो सेलेक्ट करना है, पहले 0.3 था P, अब हमें चाहिए 0.2। तो अब 0.2 हमें चाहिए, x यहाँ से 2 से 7 होगा और n अगेन 15 ही होगा। इसका मतलब है जो वैल्यूज़ हमने लेनी है वो बनेगी 0.2309, फिर 0.2501, फिर 0.1876, 0.1032 और 0.1430 और लास्ट 0.0138। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है। इन वैल्यूज़ को आप कर देंगे ऐड। यहाँ पर अब हम लोगों ने 2 से लेकर 7 तक की वैल्यूज़ जो हम लोगों के पास थी, हम लोगों ने उन सारी वैल्यूज़ को ऐड किया, तो यहाँ पर बीटा का आंसर आ गया 0.8287। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास सेम यही केस है, लेकिन p की वैल्यू 4 है। अगेन यही मेथड के इन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास H0 जो है वो 0.3 है, लेकिन जो आपने यूज़ करना है वो 0.4 है। अब ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं H0 को एक्सेप्ट ही करूँगा। तो आपने N15 और वही मेथड 2 से 7 तक जो है वही वैल्यूज़ को यूज़ करना है। अब इस टेबल में आपके पास जो है वो n अगेन यहाँ पर 15 ही रहेगा। p आपके पास सिर्फ डिफरेंट आएगा, 0.40 आएगा। वैल्यू 0.02 से लेकर 0.17712 से लेकर 7 तक की वैल्यूज़ जितनी भी हैं आपने यहाँ से वो यूज़ करनी है। 2 से लेकर 7 तक, 2 की वैल्यू 0.0219, 3 की 0.0634, 4 की 0.1268, इसी तरह से 7 की 0.1771। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास बीटा का आंसर आ जाएगा 0.7817। यहाँ तक आप लोगों के पास जो एग्जाम्पल नंबर 16.1 है वो कंप्लीट होगी और हमारी आज की वीडियो भी यहीं तक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।